भी घृणा थी, चाहे कितना भी बुरा था, ऐसा कैसे हुआ कि उसको बालों से खींच के, उस रजस्वला स्त्री को बालों से खींच कर बुलाया गया सभागृह में और सबने उसका चीरहरण किया। और सबसे बड़ी बात यह कि उस पर कोई बोला नहीं, पूरी सभा खामोश रही। जिन लोगों ने उसे दांव पर लगाया वे तो अपराधी थे ही, चाहे वे धर्मराज हो चाहे वो धर्मराज के भाई हो, वे सब तो अपराधी थे। उनका क्या अधिकार था एक स्वतंत्र अस्मिता की स्त्री को अपने अहंकार में, अपने द्यूत क्रीड़ा के प्रेम में उसे दांव पर लगाने का। मैं बहुत आदर करता हूं अपने सारे प्रतीक शास्त्र का, लेकिन जो गलत है वो गलत है, उसमें सवाल पूछा जाना चाहिए अपने पिता से भी, अपने पूर्वजों से भी, और खुद से भी, और अपनी संतानों से भी। लेकिन मुझे दुख उन लोगों पर ज्यादा नहीं आता था, गुस्सा उन पर नहीं आता था जो सिर झुकाए हुए हारे हुए बैठे थे। मुझे गुस्सा आता था पितामह भीष्म पर, मुझे गुस्सा आता था गुरुवर द्रोणाचार्य पर, मुझे गुस्सा आता था गुरुवर कृपाचार्य पर, और मुझे प्रसन्नता होती थी, मेरी छाती चौड़ी होती थी सुनकर कि महात्मा विदुर, कोई एक आदमी तो है जो खड़ा होकर पूछ रहा है धृतराष्ट्र से कि सिंहासन के प्रति मेरी पूरी निष्ठा है, मैं आपके आदर करता हूं, लेकिन यह सवाल तो आपसे पूछूंगा कि हो क्या रहा है। यह बात अलग है कि उसी समय, जिस समय विदुर सवाल पूछ रहे थे, वहां खड़े हुए दुर्योधन और उनके चमचों ने, उनके चिंटुओं ने, उनके भक्तों ने दुर्योधन को हस्तिनापुर का विद्रोही बताया था, द्रोही बताया था, और कहा था कि हस्तिनापुर के खिलाफ है। और यह हर सत्ता के चिंटुओं की छाप होती है कि वो अपने दुर्योधनों को बचाने के लिए, अपने धृतराष्ट्रों को बचाने के लिए उनके अंधेपन को उस देश के ऊपर मढ़ देते हैं और कहते हैं कि आप देश के खिलाफ जा रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि नंद मगध नहीं है, मगध था, मगध है, मगध रहेगा। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन यह देश रहेगा। महाभारत में सवाल नहीं पूछा गया। हमारी कविता ने कहा कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। बेटियों की, कुलवधुओं की, बहनों की चीखों पर खामोश हो जाने वाले हस्तिनापुर अक्सर खंडर में बदल जाते हैं। लाशों पर रोने वाला कोई नहीं बचता है। और ये जो मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि सरकारें और सत्ताएं और उनका समर्थन करने वाले लोग, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं जिस पार्टी के हों उसके पूरे अच्छे से भक्त बनकर रहिए, चिंटू बनकर रहिए, चमचे बनकर रहिए, अनुचर बनकर रहिए, समर्थक बनकर रहिए, सब कुछ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार भी नहीं वोट दे दीजिए। पर क्या वोट देने ने सवाल पूछने का अधिकार आपका खत्म कर दिया है? सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि सवाल नहीं पूछेंगे तो ये अहंकारी हो जाएंगे। इनको लगेगा सब ठीक है, हमारे पास लोग हैं, आईटी सेल है, सारी पार्टियों के पास है, मैंने भी चलाई है। और आप सबसे पूछता हूं, अपनी अपनी पार्टियों में सवाल पूछिए, जिस जिस पार्टी में रहते हो वहां पूछिएगा। उन महिलाओं से सवाल पूछिए जो बहुत ही सिलेक्टिव आउटरीच दिखाती हैं। उन जया बच्चन से सवाल पूछिए जो आदम खान के एक अधोग्रस्त पर टिप्पणी करने पर चुप रह जाती हैं, और बंबई में कुछ होता है तो उसके खिलाफ संसद में आकर बोलने लगती हैं। और स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछिएगा जो हैदराबाद की बिटिया के ऊपर तो आंसू बहाती हैं, लेकिन उन्नाव में जब अहंकारी एक विधायक एक बिटिया के साथ दुष्कर्म करके उसे मारने की कोशिश करता है तो चुप रह जाती हैं, चिन्मयानंद पर चुप रह जाती हैं। पूछिए इनसे, कहिए कि आप महिलाएं नहीं हैं, आप पार्टियों के लीडर से अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगिए। और खासतौर से महिलाओं से कह रहा हूं, बेटियों से, बहनों से, पत्नियों से, माओ से कह रहा हूं, आप सब पूछिए। हम पूछेंगे, ये पूछेंगे तो लगेगा लड़के पूछ रहे हैं, पुरुष पूछ रहा है, 2 मिनट में हल्ला हो जाएगा। आप पूछिए, टैग करके पूछिए, चुप क्यों है, चुप क्यों है, बोलिएगा उनसे का। तो ये सवाल ना पूछना, आप तो बड़े खुश होते थे, क्यों भाई? पार्टियों के भक्तों, चमचों और चिंटुओं, जब हम जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से बनाया था, उसके एक बदतमीज नेता ने देश की सरकार के खिलाफत जाते हुए, पार्टी के खिलाफ जाते हुए सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। और हमने अंदर खड़े होकर सवाल पूछ लिया था उससे, बाहर निकल के भी कह दिया था कि ये बेकार का वीडियो, की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद अपना वीडियो जारी कर दिया था। तो आप तो बड़े खुश थे, हमारा विश्वास बहुत साहसी आदमी है, एक ही तो अच्छा आदमी है, देखो कैसे सवाल पूछा, कैसा सेना के साथ खड़ा हो गया। तो आप सवाल नहीं पूछोगे अपने नेताओं से? नहीं पूछोगे कि 14 दिन तक उसको ड्रामा क्यों कहते रहे? शुरू के 8 दिन उस बच्ची के बलात्कार को किन दबंगों के कारण कहते रहे? उसके बाद उतनी देर उसके इलाज में क्यों हुई? उसको पहले दिन अच्छा इलाज क्यों नहीं कराया गया? रात को गुपचुप लाकर जिस तरीके से उसका संस्कार किया है, और अब ज्ञान दे रहे हैं हमको। एक दूर के रिश्ते के बाबा लाके दूर से जलता हुआ शव दिखा दिया कि देखो वो शव जल रहा है, उसका फोटो खींच के। नहीं, परिवार वाले तो थे, उसके पिता और उसकी मां का वीडियो देखा जो पूछ रहे हैं कि हमको दिखाया भी नहीं गया। ये कैसी संवेदनशीलता है? बलात्कार उजाले में करते हो और शवदाह अंधेरे में करते हो।
उसके बाद कहते हो कि सवाल ना पूछा जाए। सनातन संस्कार तो छोड़िए, चलिए उसमें तो अनुमति है ही नहीं कि सूर्यास्त के बाद संस्कार हो, पर छोड़िए, आपको उन संस्कारों से लेना देना नहीं है, आपको अपनी आउटरीच से लेना है, आपको बाकी चीजों से लेना। पुलिस की हिम्मत हो जाएगी, और जब आपको सवाल पूछने हो तो आप बहाने बना देते हैं। बेरोजगारी में सवाल करो, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है तो घटाइए ना, बनाइए कानून। किसने मना किया? 6 साल हो गए, कोई आपसे मना करेगा क्या? देश में कौन ऐसा आदमी है, कौन लड़का लड़की है, कौन हिंदू मुसलमान है, पूछ के बताइए पढ़े लिखे। मेरे फेसबुक पेज पे 60 लाख लोग हैं, आप सब लोग मेरे दोस्त। मेरे ट्विटर पर आप 1 करोड़ लोग हैं। मुझे बताइए कौन मुसलमान ऐसा है जो मना करेगा, कौन हिंदू ऐसा है जो मना करेगा? कौन चाहता है कि अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, अच्छा स्वास्थ्य ना मिले, बच्चे 2 हों सिर्फ? आसपास आंखें घुमा के देखिए, आपके परिवार में जो आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके कितने बच्चे हुए हैं? एक पीढ़ी में 5 बच्चे हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, और जिनके यहां हो रहे हैं उनको अगर दंड मिले इस बात का कि बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा सरकारी सुविधाओं का सुख या सरकारी नौकरी में वरीयता, तो क्या समस्या है? आपको बनाइए। बट नहीं, आपको बनाना नहीं है, आपको कानून नहीं बना, आपको अपनी बात टालनी है। बेरोजगारी, जनसंख्या है जी, रेप, संस्कार बिगड़ गए जी लड़कों की। क्यों? पिछली सरकार क्यों आ रही थी? क्या कहते थे उनके नेता? लड़कों से ऐसी गलती हो जाती है तो हरा दिया, उनके लड़के को ही घर बैठा दिया। गलती हो जाती है तो गलती करो, सजा भुगतो। फिर अब आपके लोग लेके आए, संस्कार बिगड़ गए हैं। एक्चुअली संस्कार सुधारने चाहिए, घरों में ऐसा व्यवहार होना चाहिए। वाह, असली मुद्दे से आंख बचाने के लिए बहाने मत तलाशिए। लोग समझदार हैं, छोटी छोटी गलतियां पकड़ते हैं। हम भी जानते हैं, हमारी भी पकड़ते हैं, जरा सी गलती करते हैं पकड़ते हैं। थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं, अपनी माँ के पास चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, किसी बात पे टिप्पणी नहीं कर पाते, लोग चरस बो देते हैं। बोलिए इस पर कुमार जी, बोलिए इस पर कुमार जी, बोलते हैं। फोन आते हैं सरकारों के, मुख्यमंत्रियों के आते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के आते हैं, विपक्ष के लोगों के आते हैं। विपक्ष के तो आप बोलिए बोलिए, वो कहते नहीं नहीं आपको पता नहीं है उसमें ऐसा था, आप मत बोलिए। उसके बाद भी बोलते हैं ना, क्योंकि चाहिए किसी से कुछ नहीं, ना पद्मश्री चाहिए, ना राज्यसभा चाहिए, ना तुम्हारा पुरस्कार चाहिए, ना तुम्हारी सरकार चाहिए। वसुंधरा जी से पूछा था ना राजस्थान में जाकर, उत्तर प्रदेश में पूछते थे ना अखिलेश यादव से, अब पूछते हैं ना योगी जी से, पूछते थे कमलनाथ जी से, पूछते हैं शिवराज पाटिल से, शिवराज चौहान से। तो भाई सवाल तो पूछिए, शर्म तो आएगी, किसी पर दास तो करेगी। पुलिस वाले की हिम्मत हो जाएगी, एसपी की हिम्मत हो जाएगी रात को आधी रात आके एक बिटिया के शव को, माँ बाप को दूर घसीट के और आसपास के कूड़ा कचरा डाल के जला दे, बिना संस्कार किए उस बच्ची का। और ये मत सोचिए कि आंच किसी के घर पे आई है तो आपके पे नहीं आएगी। भगवान न करे, ईश्वर न करे किसी के घर पे आए, लेकिन सुबह उठ के अपनी बेटियों का मुंह देखिए, अपनी बहनों का मुंह देखिए, और फिर सोचिए कि आप पे आएगी तो क्या होगा। और कभी भगवान न करे किसी पे आई और सवाल किसी ने ना पूछा तो क्या करोगे? इस देश में कोई सवाल ही नहीं पूछता है। अरे फिर दे देना वोट यार, फिर लाइन में लग देना, फिर चले जाना चिल्लाने के लिए। अभी तो सवाल पूछोगे गिरबान पकड़ के कि ये बड़ी बड़ी कोठियां दी हैं, 20-20 बीघे के मकान दिए हैं, 1-1 हजार आदमियों का स्टाफ दिया रोटी खाने को, चलने के लिए हेलीकॉप्टर दिए टैक्स के पैसे से। आप सवाल ही नहीं पूछते। किसान आंदोलन आप सवाल ही नहीं पूछते हैं। देश के 60% लोगों के जीवन पर एक निर्णय हो रहा है, उस पर नहीं है, बातचीत नहीं है, माहौल नहीं बना था कि तुम मोदी जी बनाते समय किन महान पत्रकारों को बुला के बात करते थे। अब वो पत्रकार ट्वीट करते हैं तो मुझे वो बेशर्म लगते हैं, मुझे वो लफंगे लगते हैं, मुझे दलाल लगते हैं। मैं उन आदरणियों का नाम लेना चाहता, बड़े क्रांतिकारी पत्रकार बनते हो, बड़े सरकार से सवाल पूछते हो। अपने गिरेबान में जाके देखो,